नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, यह हमारी मनोविज्ञान की तीसरी प्रैक्टिस क्लास है। पिछली दो क्लास अगर किसी ने ना देखी हो तो देख लें जाके। आइए पहले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों के ऊपर किसने किया था, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 का क्या भाई कार्ल पियर्सन ने किया, या फिर मैकडूगल ने किया, या फिर मेंडल ने किया, या तो पावलोव ने किया। किसने किया बताइएगा। देखिएगा, हमने आपको बताया जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे यह अस्टिया के पादरी थे। कहाँ के आप बताएंगे भैया कि यह अस्टिया के पादरी थे। और इन्होंने मटर पर, किस पे, मटर पर, और किस पे, और कहें बताएंगे आपकी चूहे पर, और किस पे, मटर पे और चूहे पर प्रयोग किया। इन्हीं प्रयोग के आधार पर इन्होंने अपने 3 नियम बताए थे। कितने तो बताएंगे भैया, 3 नियम बताए थे। और वह तीनों नियम कौन से थे बताएंगे आप। पहला तो बताया इन्होंने समानता का नियम, दूसरा इन्होंने बताया भैया प्रत्यागमन का नियम, और तीसरा कौन सा, भिन्नता का नियम बताया। अब देखिएगा, इन्होंने जो समानता का नियम बताया था उसमें कहा था कि समान से समान की उत्पत्ति हो, यानी कि माता पिता अगर बुद्धिमान है तो बच्चा भी बुद्धिमान होगा। इन्होंने जब प्रत्यागमन का नियम बताया, इन्होंने उसमें कहा कि यद्यपि माता पिता बुद्धिमान है और बच्चा बुद्धिमान हो ही ना, बच्चा बिल्कुल भी होशियार ना हो, वह यानी कि माता पिता के विपरीत गुणों वाला बच्चा हो, तो प्रत्यागमन। अगर भिन्नता के नियम की बात करें, इनमें कहा कि अगर माता पिता बेहद ही ज़्यादा बुद्धिमान है, बच्चा कुछ बुद्धिमान है, माता पिता जितना नहीं है, तो यानी कि माता पिता से बच्चा कुछ भिन्न है। इन्होंने कितने नियम बताए तो आप बताएंगे 3 नियम बताए थे। चूहों के ऊपर किसने प्रयोग किया, आप बताएंगे भैया कि मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। यह अस्टिया के निवासी थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि किसने यह दावा किया, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं बच्चे में। देखिएगा, यह जो हमारी पिछली क्लास आई भाषा विकास का जो हमने सिद्धांत दिया, उसी में इसके ऊपर चर्चा करी थी। यह जो क्वेश्चन उसी में उदाहरण के तौर पे समझाया भी था। बताइएगा, क्या वह BF स्किनर है, या अल्बर्ट बंडूरा है, या नाम चोमुस्की है, या EC टॉलमैन है, बताइएगा। देखिएगा, हमने आपको बताया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर C, यानी कि नाम चोमुस्की। क्या है, नाम चोमुस्की। अब नाम चोमुस्की क्या कहते हैं कि कहते हैं कि भैया जो बच्चा होता है, बच्चा उसमें भाषा सीखने की जो योग्यता होती है वह कैसी पाई जाती है, आप बताएंगे भैया कि वह जन्मजात पाई जाती। कैसी, तो कहेंगे भैया कि वह योग्यता तो जन्मजात पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी, क्योंकि बच्चे के अंदर एक डिवाइस पाई जाती है, डिवाइस पाई जाती LED, यानी कि LED इसका शॉर्ट फॉर्म है, LED नाम की। उस डिवाइस यानी उस सॉफ्टवेयर की सहायता से बच्चा खुद ही जिस वातावरण में भाई जन्म लेता है उस वातावरण की भाषा को सीख जाता है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, आप बताएंगे भैया कि यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो नाम चोमुस्की है, ऑप्शन नंबर C है। यदि आपको यह क्लास या हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया, पूछा गया कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, क्या भाई ज्ञान में वृद्धि होती है, या संवेग में वृद्धि है, या वजन में वृद्धि है, या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि है, बताइएगा कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। देखिएगा, जब हम बात करते हैं वृद्धि की, यानी कि वृद्धि की बात करते हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक हुए फ्रैंक, उन्होंने क्या परिभाषा दी, उन्होंने परिभाषा बताई कि कोशिकीय वृद्धि ही अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि, अब भैया कोशिका में वृद्धि कब होगी, जब आकार आपका बड़ा होगा, है। अब भैया जब कोशिका की बात करते हैं, जब आकार आएगा, सोच, समझ, कौशल इत्यादि में वृद्धि होगी, वही तो होगी वृद्धि। यानी कि विकास में वृद्धि से यही तात्पर्य होता है, ना कि सिर्फ वजन से होता है या फिर संवेग से, ना कि अकेले ज्ञान से, इन सभी से होगा। हम कहेंगे भैया इसका हमारा ऑप्शन नंबर D है, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि ही हमारी विकास में वृद्धि से तात्पर्य। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चर्चा करते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि बालक का विकास किसका परिणाम होता है। क्या बताइएगा कि वह क्या वंशानुक्रम का परिणाम होता है, या फिर वातावरण का परिणाम होता है, या वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, या फिर आर्थिक कारकों का परिणाम होता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि बालक का विकास परिणाम होता है, बताइएगा। देखिए,
एक मनोवैज्ञानिक हुए, कौन हुए? वो वुडवर्थ हुए, याद रखिएगा। एक मनोवैज्ञानिक हुए वुडवर्थ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वंशानुक्रम गुणा वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। या इतनी चीज अगर आपको याद है, वंशानुक्रम गुणा वातावरण, आप कहेंगे भैया याद आ गया, क्वेश्चन घुमा के पूछा तो क्या हुआ, हम कहेंगे इसका आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम हमारा विकास होता है, बालक का विकास। अकेले वंशानुक्रम पर विकास निर्भर नहीं करता, अकेले वातावरण पर निर्भर नहीं करता, और अकेले आर्थिक कारकों पर निर्भर नहीं करता, यह वंशानुक्रम व वातावरण की कई संयुक्त उपज होता है हमारा विकास, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, प्याजे से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे कोई सी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो भारत में, वहां से प्याजे से क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी है? क्या वह जन्म से 2 वर्ष है, या फिर 2 से 7 वर्ष है, या फिर 7 से 11 वर्ष है, या फिर 11 से 16 वर्ष है? बताइएगा कौन सी है। देखिएगा, जब हमने आपको प्याजे का सिद्धांत पढ़ाया, हमने उसमें बताया कि भैया जो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, वह प्याजे ने जन्म से 2 वर्ष बताई। कब से कब तक? जन्म से 2 वर्ष बताई। इसी में प्याजे ने कहा था कि 18 से 24 माह के अंतर्गत यह वही अवस्था है जिसमें वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है। यानी कि जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, इसी अवस्था में 18 से 24 माह के अंतर्गत वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जन्म से 2 वर्ष संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर हमसे 6 में पूछा गया, देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक इस प्रकार का सीटेट में क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। यह जो लैंगिक रूढ़िबद्धता से एक लिंग पर अत्यधिक ध्यान देना, या आपकी सोच पे ऊपर निर्भर करता है कि आप वहाँ पे किस विषय में, लिंग के विषय में क्या सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, क्या लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, या फिर लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, या बुद्धि पर लिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर सामान्यतः लड़के और लड़कियां दोनों ही बुद्धिमान होते हैं? सॉरी, दोनों नहीं, यहाँ पे अधिक है, अधिक बुद्धिमान होते हैं। बताइएगा, देखिएगा, अगर हम कहें सिर्फ लड़के ही बुद्धिमान होते हैं तो हमारा कहना गलत होगा, क्योंकि लड़कियां भी बुद्धिमान होती हैं। उदाहरण के तौर पे आपने देखा भैया, जो अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें लड़कियां भी बुद्धिमान होती हैं। अगर हम ये कहें सिर्फ लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, लड़के बुद्धिमान नहीं होते, ये भी बात गलत होगी। यानी कि ऊपर के दोनों ऑप्शन हमारे गलत। इसमें कहा गया कि समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कहेंगे भैया कि बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धिमान लड़का भी होता है और लड़की भी होती हैं। जरूरी नहीं कि लड़की है तो अधिक बुद्धिमान होगा, या लड़का है तो अधिक बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी उस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया? कहा गया कि परामर्श का क्या उद्देश्य है? परामर्श के उद्देश्य के विषय में क्वेश्चन है। कहा गया परामर्श का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को समझना होता है क्या? बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना होता है, या बच्चों के समायोजन में सहायता करना होता है, या उपरोक्त सभी? देखिएगा, हम कहेंगे भैया कि बच्चों को समझना होता है, कहेंगे सही बात है, बच्चों को समझना होता है। फिर कहेंगे बच्चों की कमियों का कारण पता भी तो लगाना होता है। परामर्श तभी तो देंगे जब उनकी हमें कमियां पता होंगी। कहेंगे ये भी सही बात है, कहाँ पे बच्चा कमी कर रहा है। कहेंगे बच्चे को समायोजन में समाहित करना भी होता है, समायोजन में सहायता करना, कहेंगे ये भी है। अब भैया हम ये तीनों तो लगा नहीं सकते, हम कहेंगे भैया उपरोक्त सभी उस क्वेश्चन का आंसर है, परामर्श का उद्देश्य। ठीक है, यदि आपको यह क्लास पसंद आ रही है, प्रैक्टिस पसंद आ रही है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको यह PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम कौन सा मार्ग है?
बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ानी चाहिए या उन्हें शिक्षक का आदर्श में व्यवहार करना चाहिए या उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए। उपदेश उपदेश होगा, उपदेश उपदेन नहीं है, यहाँ पे उपदेश होगा। बताइएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन से हमारे दिमाग में आना चाहिए बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा, जो हमारी अगला टॉपिक है, यानी कि जो हमारी अगला सिद्धांत के विषय में चर्चा करने वाले हैं हम इस क्लास के बाद, वह अल्बर्ट बंडूरा का टॉपिक है। जहाँ जिसने यह वह सिद्धांत नहीं पढ़ा है वह जरूर क्लास वह देखें, क्योंकि हम उसमें यही जो उदाहरण है वह अल्बर्ट बंडूरा से ही यह सिद्धांत से क्वेश्चन आया है। देखिएगा, बच्चों में नैतिकता की स्थापना की बात करते हैं। अब एक मनोवैज्ञानिक कहते हैं अल्बर्ट बंडूरा, वह क्या कहते हैं, बच्चा कब सीखता है, कहते हैं बच्चा प्रत्यक्षीकरण रूप से देख कर सीखता है, बच्चा अवलोकन करके सीखता है, बच्चा देख के सीखता है किसी व्यवहार को। कहते हैं शिक्षक जब आदर्श रूप से व्यवहार करेगा तो जाहिर सी बात है बच्चा देखेगा और बच्चा अपने अंदर भी वह व्यवहार धारण करेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो रहा है, कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना तभी बच्चों में नैतिकता की स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था ... का विकास, यानी कि शिक्षा में किस चीज़ के विकास में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था, क्या बताइएगा। क्या वह व्यावसायिक होगा, व्यावसायिक स्कूल या पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल। जब हम कहते हैं फ्रावेल की बात करते हैं, नाम आता है भैया किंडरगार्टन। क्या नाम आता है, कहेंगे किंडरगार्टन। ऑप्शन नंबर सी सही है। किंडरगार्टन वे स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चा छोटे छोटे जो बच्चे होंगे खेल वाले खिलौने वाले जो स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चा बैठना सीखता है। किंडरगार्टन ऐसे बच्चों के लिए होते हैं जहाँ पे बच्चा बैठना सीखता है खेल खेल में। उस चीज़ के जनक कौन है, कहेंगे किंडरगार्टन के फ्रावेल जनक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को उस समय क्या करना चाहिए। क्या माता पिता को लिखना चाहिए या जाकर उनसे मिलना चाहिए या वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए जिनके माता पिता आपसे नहीं मिलने आ रहे, या वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए। देखिएगा, जब आप शिक्षक हैं, याद रखिएगा कि जब आप शिक्षक हैं आप प्रत्येक वह कार्य करेंगे जिसमें आपके छात्र का भला हो। अगर उस छात्र के माता पिता आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप चले जाइए ना, आप चले जाइए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। आप अपने छात्र की भलाई के लिए वह सब कुछ करेंगे। तो हम कहेंगे भैया जब हम जाएंगे तो कहेंगे जाकर उनसे मिलना चाहिए। इसमें हमारे कोई बेइज्जती नहीं है, हम इसमें कोई छोटे नहीं हो रहे हैं। हम वो नहीं आ पा रहे, हम उनके पास जाएंगे और छात्र के विषय में पूछेंगे छात्र क्या करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उनसे अन्याय कार्य करने के लिए विवश करते हैं या किया जाता है तो उनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है या फिर घट जाती है या अशांत बढ़ जाती है या अप्रभावित रहती है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखिएगा, इसको अपने ऊपर, जैसे आप यह हैं, आपके ऊपर यहाँ पे प्रेशर डाला जा रहा है, आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, आपसे कोई प्रेशर देके कार्य करवाया जा रहा है, ये कोई कार्य है तो क्या वह कार्य आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे जितना अच्छे से आप पहले कर लेते हैं। आप कहेंगे भैया नहीं कर पाएंगे। जब आप नहीं कर पाएंगे आप कहेंगे शिक्षक कैसे कर लेगा, यानी कि शिक्षक अपना, जब आप शिक्षक के ऊपर प्रेशर है, शिक्षक अपना 100% नहीं दे पाएगा। शिक्षक अगर 100% देता होगा पहले तो वह 60% ही दे पाएगा। जब कहेंगे भैया वह 60% दे रहा है, पहले 100% देता
करता था तो उसकी क्षमता क्या हो रही है, बताएंगे भैया घटती है उसकी क्षमता। जब ऊपर से प्रेशर आता है कि नहीं ये करो ये करो, शिक्षक चाहिए स्वतंत्र, चाहिए शिक्षक, शिक्षक जब स्वतंत्र होगा, कोई भी चीज़ स्वतंत्र होगी तो वह अपना 100% अपने कार्य में दे पाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, घटती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, अवस्था से क्वेश्चन है, अवस्था से इसमें पूछा गया स्फूर्ति अवस्था किसे कहते हैं। क्या वह शैशवावस्था को कहते हैं, या फिर किशोरावस्था को कहते हैं, या फिर प्रौढ़ावस्था को कहते हैं, या फिर बाल्यावस्था को कहते हैं। बताइएगा कि स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं। कहते हैं भैया कि स्फूर्ति की अवस्था आप बताएंगे कि बाल्यावस्था है। कौन है, बाल्यावस्था स्फूर्ति की अवस्था है। यह वही अवस्था है जिसमें जो कहा जाता है भैया शैक्षिक, इसमें कहा जाता है कि शैक्षिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि यह वह अवस्था है जिसमें बालक प्रथम बार जाता है विद्यालय में। कहाँ जाता है, विद्यालय में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था बालक विद्यालय में प्रथम बार जाएगा। और आप कहेंगे भैया यह वही अवस्था है, बाल्यावस्था, यह वही अवस्था है जिसमें बालक फालतू की चीज़ों को संग्रहित करता है, इसे हम संग्रहित करने की अवस्था भी कहते हैं। अब हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, बताइए भैया कि बाल्यावस्था को रॉस ने क्या कहा। आपने कहा भैया कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं हम बाल्यावस्था को। यानी कि हमारा आंसर क्या है, स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है। आप बताएंगे भैया क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, बाल्यावस्था हमारी स्फूर्ति की अवस्था है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है किससे संबंधित है। क्या यह मानसिक विकास से संबंधित है, या फिर शारीरिक विकास से संबंधित है, या फिर ध्यान का विकास होता है, या भाषा का विकास से संबंधित है। बताइएगा कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, किससे संबंधित है। आप बताएंगे भैया कि देखिए संवेदना की बात आती है, संवेदना का मतलब ही होता है जब मानसिक विकास होगा, जब आपका मानसिक विकास होगा उसकी पहली सीढ़ी संवेदना है। दूसरी सीढ़ी क्या होती है, कहेंगे प्रत्यक्षीकरण, दूसरी सीढ़ी उसकी प्रत्यक्षीकरण है। संवेदना को और क्या कहते हैं, हम कहते हैं भैया कि ज्ञान का प्रथम सीढ़ी कहते हैं, इसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहते हैं संवेदना को। और क्या, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। आप बताएंगे भैया मानसिक विकास इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकास। हम कहेंगे भैया यह, अब हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ज्ञान की दूसरी सीढ़ी किसे कहा जाता है, ज्ञान की दूसरी सीढ़ी किसे कहा जाता है। बताइएगा, अगले क्वेश्चन में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। क्या समानता, या विभिन्नता, या प्रत्यागमन, या अभिप्रेरणा होगा। यहाँ पे अभिप्रेरणा, बताइएगा। तब तक हम चर्चा करते हैं कि जो हमने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा था। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का हमने जो पूछा था ज्ञान की दूसरी की सीढ़ी, तब तक दोनों बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वह भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमने आपसे पूछा था वह होगा हमारा प्रत्यक्षीकरण, उसका आंसर हमारा क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण को ज्ञान की दूसरी सीढ़ी कहते हैं। देखिएगा, आपने जहाँ पे देखा क्वेश्चन नंबर 14, आपने कहा भैया समानता की बात है, भिन्नता की बात है, प्रत्यागमन की बात है। आप कहेंगे भैया यह जो तीनों संबंधित हैं यह मेंडल के द्वारा दिए गए। किसने दिए, यह मेंडल ने दिए। और ये किसके नियम है, आप बताएंगे भैया जो मेंडल हैं उन्होंने वंशानुक्रम के नियम दिए। किसके, तो वंशानुक्रम के नियम दिए। और मेंडल ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, आप बताएंगे आपने तो बताया था कि चूहे के ऊपर प्रयोग किया और मटर के ऊपर प्रयोग किया। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि निकाय नहीं है, आपने कहा नहीं पूछा गया, कहेंगे अभिप्रेरणा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर क्या है, बताएंगे अभिप्रेरणा नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चर्चा करते हैं। बहुत ही फेमस कथन है ये कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, यह कथन किसका है। क्या वह मुरे ने कहा, या एडलर ने कहा, या फिर क्रो ने कहा, या फिर जेबी वाटसन ने कहा। बताइएगा किसने कहा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है।
देखिएगा, हम कहते हैं भैया कि क्रो एंड क्रो ने कहा कि भैया जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी है वह बालक की शताब्दी है। और यह क्यों कहा? यह इसलिए कहा क्योंकि इस शताब्दी में बालकों के लिए बहुत कार्य हुए। इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी का। अब यहाँ पे हम पूछते हैं ऑप्शन नंबर डी, जेबी वाटसन। जब आपसे जेबी वाटसन के विषय में पूछा जाए, आप बताएंगे भैया व्यवहारवाद के जनक। किसके? व्यवहारवाद के जनक होते हैं जेबी वाटसन। ठीक है, ये भी याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, आप बताएंगे भैया जेबी वाटसन। लेकिन 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? आप बताएंगे भैया क्रो एंड क्रो ने कहा था 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, यदि आपको हमारे द्वारा दिए कराई जा रही है जो प्रैक्टिस पसंद आ रही हो तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक लिंक दी गई है, आप उसे जाकर ज्वाइन करें। वहाँ पे हमारे क्वेश्चनों की आपको PDF मिल जाएगी और प्रिंट आउट निकाल के आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह किससे संबंधित है? क्या यह एकीकरण का सिद्धांत है, या अंतःक्रिया का सिद्धांत है, या अंतःसंबंध का सिद्धांत है, या निरंतरता का सिद्धांत है? बताइएगा। कहते हैं, आपने कहा भैया कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जब भैया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो निरंतरता का ही तो सिद्धांत होगा। आपने बताया भैया क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता से संबंधित है। ठीक है, किससे? अब हम आपसे पूछा कि भैया एकीकरण का मतलब बताइए, एकीकरण क्या है? आपने कहा कि यह वह सिद्धांत है जिसमें बालक क्या करता है कि बालक पहले पूरा अंग चलाना सीखता है, फिर उसके उपांगों को चलाना सीखता है। वह एकीकरण का नियम होगा। कौन सा एकीकरण का? कि बालक पहले पूरा अंग चलाएगा, पूरा हाथ चलाएगा, फिर उसके बाद वह उंगलियां चलाएगा। यह एकीकरण का नियम के अंतर्गत आता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा जो आंसर है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। जब सिद्धांत पढ़ाएंगे इन सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इतना समय नहीं है क्योंकि क्वेश्चन और भी हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बताइएगा, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? क्या प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? बताइएगा। देखिएगा, यह इस प्रकार के जो क्वेश्चन वह सीटेट में पूछे जाते हैं और इनमें ट्रिक क्या है? जहाँ पे कुछ हो कहेंगे वह हमारा सीटेट में आंसर ही नहीं हो सकता, कहेंगे बहुत कम हो ही नहीं सकता, बहुत कम सीटेट के अंतर्गत, अधिकतर नहीं होता, कहेंगे भैया जहाँ पे प्रत्येक है। टीचर किस बात को, जब आप प्रत्येक बच्चे को सिखा ही नहीं सकते, कहेंगे भैया अध्यापक की दृष्टि में प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बस आपके अंदर सिखाने का हुनर होना चाहिए। हमारा ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 17 का? ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक की दृष्टि में प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, विकास शुरू होता है। बताइए कि विकास कब से शुरू होता है? क्या विकास बाल्यावस्था से शुरू होता है, या प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, या शैशवावस्था से शुरू होता है, या पूर्व बाल्यावस्था से शुरू होता है? बताइए विकास कब से शुरू होता है? देखिएगा, विकास भैया जब आप विकास की बात करेंगे तो कहेंगे भैया विकास होता है प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। लेकिन क्वेश्चन में विकास ना दिया गया होता, पूछा गया होता कि बताइए शैक्षिक विकास कब शुरू होता है। कौन सा? कि शैक्षिक विकास कब से शुरू होगा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके पास यही है कि शैक्षिक विकास कब से शुरू होता है। बताइएगा। जब हम विकास की बात करते हैं तब तो हम प्रसव पूर्व अवस्था लगाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया शैक्षिक विकास,
तब आप बताएंगे भैया कि भैया जो शैक्षिक विकास है वह शैशवावस्था से शुरू होगा, क्योंकि बालक की जो प्रथम शिक्षिका कही गई है वह माता को कहा गया है। और माता कहाँ होती है, कहेंगे शैशवावस्था में माता से सबसे ज़्यादा पास होता है बच्चा, माता पिता के सबसे ज़्यादा पास होता है, उनके व्यवहार को देख के सीखता है, उनसे कुछ सीखता है शैशवावस्था में। इसलिए जब कहा जाता है कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो वह कोरी स्लेट नहीं होता, अपने साथ पूर्व अनुभव कुछ ना कुछ चीज़ें भी लाता है। यानी कि शैक्षिक विकास बालक की शैशवावस्था से शुरू होगा। जब विकास की बात करेंगे तो वह प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि गर्भावस्था आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चर्चा करते हैं। आपसे पूछा गया कि 19 में बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। देखिएगा, इसी के ऊपर अभी हमने क्वेश्चन नंबर 18 में चर्चा करी थी, बच्चे की पहला शिक्षक क्या वह बच्चे का जो माहौल प्राप्त होता है वह होता है, या शिक्षक होता है माता पिता, या इनमें से कोई नहीं। इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन बताइएगा कमेंटों के जरिए से। ठीक है, देखिएगा, आपने कहा भैया क्वेश्चन नंबर 18 में ही आपने बताया कि भैया जो बच्चा होता है उसका पहले शिक्षक माता पिता होते हैं। इसीलिए जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वह कोरी स्लेट नहीं होता, कुछ भी हो पर कोरी स्लेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चा अपने साथ पूर्व अनुभव लाता है। शिक्षक को उन्हीं पूर्व अनुभव की सहायता से उस बच्चे को सिखाना चाहिए, ना कि उनके अनुभव का दमन करना चाहिए। यानी कि बच्चे का जो पहला शिक्षक होगा वह माता पिता हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। क्या शैशवावस्था में बालक का तीव्र विकास नहीं है? नहीं पर टिक लगाइएगा। देखिए, जो शैशवावस्था है वह शारीरिक विकास की तीव्रता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता पाई जाती है, या दूसरों पर निर्भरता या नैतिकता का होना। बताइएगा, नहीं पर ध्यान रखिएगा। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। देखिएगा, शैशवावस्था में आप जैसे ये कोई बालक है, आपने इस बालक से कहा कि जाओ इनको, ये भी बड़े भैया हैं तुम्हारे, इनको जाओ डंडा मार दो जाके। बालक जाएगा और तुम्हें क्या करेगा, डंडा उठाएगा और पीट देगा इनको। जब बालक को पता ही नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा, यानी कि बालक में उस समय नैतिकता नहीं है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? नैतिकता का होना। यह हमारी विशेषता नहीं है। ठीक है, बालक में नहीं पाई जाती शैशवावस्था में नैतिकता। ठीक है, किसमें नहीं? तो कहेंगे शैशवावस्था में बालकों में नैतिकता नहीं पाई जाएगी, क्योंकि बालक क्या हुआ, इसमें किसी को भी पीट देता है, किसी को भी मार देता है। जब बालक के अंदर नैतिकता ही नहीं है तो वह यह हरकतें कर जरूर करेगा। जब भैया जो शारीरिक विकास कहेंगे तो कहेंगे भैया जो जन्म से, याद रखिएगा, 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास बहुत तीव्र होता है। मानसिक क्रियाएं भी बहुत अत्यधिक तीव्र होती हैं। दूसरों पर निर्भर तो रहता ही है बालक इस अवस्था में। कहेंगे यह 3 जब सही हैं तो हमारा, यह जब 3 सही हैं तो हमारी ये आंसर नहीं हो सकते। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है। निम्न में से शैशवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं? कहेंगे नैतिकता का होना शैशवावस्था में नहीं पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, अगर आपको प्रैक्टिस पसंद आ रही है हमारी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं भैया सीखने का आदर्श काल किसे माना गया है? बालक किसमें सर्वाधिक सीखता है? बालक पूछा गया, क्या वह शैशवावस्था में सीखता है, क्या वह बाल्यावस्था में सीखता है, या फिर किशोरावस्था में, या तो प्रौढ़ावस्था में? बताइएगा किस में सीखता है। जब भैया सीखने का आदर्श काल की बात करेंगे तो कहेंगे भैया कि आपके मन में आना चाहिए कि वैलेंटाइन का है। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा कि किसे कहा? तो बताएंगे भैया शैशवावस्था को वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कहा है। ठीक है, किसे? सीखने का आदर्श काल। अब हम आपसे पूछते हैं कि जीवन का अनोखा काल, जीवन का, ये किसे कहा जाता है? कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा जाता है। किसने कहा यह? तो कहेंगे भैया वैलेंटाइन ने कहा। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, एक और क्वेश्चन आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बालक पड़ोसी के घर
एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की क्या आयु होगी? क्या 24 माह का होगा, 12 माह का होगा, 10 माह का होगा या 18 माह का होगा? बताइएगा। देखिएगा, इनडायरेक्टली यह बात किसकी कर रहा है? तो वस्तु स्थायित्व की बात कर रहा है, क्योंकि बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो चुका है। जब वस्तु स्थायित्व की बात आएगी तो कहेंगे भैया वस्तु स्थायित्व तो जीन पियाजे ने दिया था, कहा था। और जब यह विकसित होता है तो हमने कहा भैया 18 से 24 माह तक, 18 से 24 माह तक विकसित होता है। जब आपने कहा भैया 18 से 24 माह, तो हम निम्न वाला आंसर ले नहीं सकते। 18 दोनों ऑप्शन में है, कहेंगे 24 है। 18 में विकसित नहीं हुआ, 19वें में विकसित हुआ या फिर 20वें माह में विकसित हुआ, लेकिन 24वें तक विकसित हो ही जाएगा। इसका आंसर क्या है? 24 माह तक। क्योंकि बच्चे की जब माँ नहीं है, बच्चा रोया, बच्चे को पता है माँ उसके सामने उपस्थित नहीं है, फिर भी इस दुनिया में है, इस संसार में है, मैं रोऊंगा तो मेरी माँ आ जाएगी, इसलिए बच्चा रोया, क्योंकि बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो गया। बालक कौन से में है? कहेंगे 24 माह में है, जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 23 में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक जो होता है उसे किसका ज्ञान होना चाहिए? या अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा संहिता का ज्ञान होना चाहिए, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षक को। आपने कहा कि भैया जो शिक्षक होता है, शिक्षक वह अध्यापन विषय के साथ साथ अपने जो उसका विषय है उसमें तो उसकी कमांड होनी ही चाहिए, और साथ साथ बाल मनोविज्ञान, बालकों को समझना भी चाहिए, उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। आपने कहा भैया इन दोनों का ज्ञान की तो बात ऑप्शन नंबर डी में करी गई है। हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, भाषा विकास से एक और क्वेश्चन आया। भाषा विकास से क्वेश्चन आया स्वनिम रूपिम, इन दोनों के विषय में, इन सबके विषय में क्रंदन क्या है, रोना क्रंदन, स्वनिम रूपिम रूपग्राम, इन सब के विषय में विस्तार से चर्चा करी है भाषा विकास की जो हमने क्लास दी थी उसमें। यदि आपने अभी तक वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि भाषा विकास से क्वेश्चन आता ही आता है 100%। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 था च पा ध्वनियाँ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं आपसे पूछा गया। था च पा यानी कि पा नहीं है, था फा चा किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं बताइएगा। क्या स्वनिम है, या रूपिम है, लेखिम है, या शब्दिम है? बताइएगा। एक और क्वेश्चन हम यहीं पे पूछते हैं। हमने आपसे पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये क्वेश्चन आपसे यूपी टेट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एक बार आपसे यूपी टेट में पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बताइएगा। जब आप बात करते हैं था चा पा, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब अर्थ नहीं होगा तो आप कहेंगे भैया कि जो भैया ध्वनि के अंतर्गत आती है, जब ध्वनि के अंतर्गत आएगी कहेंगे भैया स्वनिम। स्वनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। यह हमारे इसी क्वेश्चन का भी आंसर है और इसका भी आंसर है। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए था चा पा, यानी कि स्वनिम इस प्रकार की ध्वनियाँ हैं देखिए कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता, सिर्फ वर्ड की बात होती है और इन वर्डों का कोई अर्थ नहीं है, मतलब स्वनिम। अगर हम आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, वहाँ पे आपको बताएंगे रूपिम है, वहाँ पे रूपिम बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा जो आंसर है स्वनिम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होता है, इसे हम कहते हैं ध्वनि भी होती है ये। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन विगत परीक्षाएं जो हुई हैं, एमपी टेट हो, बी टेट हो, एस टेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, और आपसे जितने भी टेट होंगे वहाँ से प्रत्येक जगह से क्वेश्चन हम छांट के लाए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप हमारी सीरीज जो रामबाण सीरीज के अंतर्गत यह तीसरी क्लास है, सीरीजों को अगर आपने पिछली 2 सीरीजें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसमें क्या पूछा गया। कहेंगे एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो इसे कहते हैं विधेयात्मक जो
प्रशिक्षण होता है या निषेधात्मक प्रशिक्षण होता है क्या, या शून्य प्रशिक्षण है, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। देखिएगा, जब आपका संस्कृत का ज्ञान हिंदी सीखने में सहायता करे, तो मतलब आपका पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायता प्रदान कर रहा है, तब आप कहेंगे भैया सकारात्मक होता है, सकारात्मक। जब आपका पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायता प्रदान ना करे बल्कि नुकसान पहुंचाए, तो वहाँ पे नकारात्मक होता है। लेकिन जब आपका ना सहायता करे और ना ही नुकसान पहुंचाए, ना सहायता करे ना नुकसान पहुंचाए, तो वहाँ पे शून्य होता है। यहीं पे बात है कि गेंदबाजी के कौशल को तो उसने सीखा, पर उस कौशल ने उसकी बल्लेबाजी को प्रभावित नहीं किया। जब भैया ना इसने सहायता की ना इसने नुकसान पहुंचाया, कहेंगे भैया शून्य, शून्य के अंतर्गत आएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चर्चा करते हैं। आपसे पूछा गया कि भैया भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। क्या वह अक्षर ज्ञान है, क्या सुनकर भाषा को समझना है, या फिर ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पत्ति करना है, या उपयुक्त सभी। देखिएगा, भाषा विकास के अंतर्गत भैया, भाषा विकास के अंतर्गत की जब बात करते हैं तो अक्षर का ज्ञान भी आता है, सुनकर भाषा को समझना भी आता है, और ध्वनि उत्पन्न करने के भाषा उत्पन्न करना भी आता है। अब यह तीनों हमारे सही हो नहीं सकते, कहेंगे उपयुक्त सभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके ज्वाइन कर लें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चर्चा करते हैं। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति को जीन पियाजे ने क्या कहा है। जब बच्चे को लगता है कि उसके आसपास की सभी वस्तुएं जीवित हैं, बच्चा गुड़ियों जो गुड्डे गुड़ियों होते हैं उनको भी जीवित समझने लगता है। जब बच्चा खुद खाना खा रहा है उनको भी खाना खिलाएगा। जीन पियाजे ने इस चीज़ को क्या नाम दिया है। देखिएगा, क्या जीन पियाजे ने इसे कल्पना कहा है, या केंद्रीकरण कहा है, या फिर सजीव चिंतन कहा है, या फिर वस्तु स्थायित्व का स्थायित्व वस्तु स्थायित्व है। ठीक है, बताइएगा। कहते हैं भैया कि जब बालक है या कोई बालक है, और जब यह अपने आसपास की जो है वस्तुएं हैं, गुड्डे गुड़िए खेल खिलौने, इनको जीवित समझने लगता है, उनको जीवित समझेगा, तो आप कहेंगे भैया सजीव चिंतन कर रहा है बच्चा। जीन पियाजे ने इसे सजीव चिंतन कहा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होता है। कौन सा, सजीव चिंतन। याद रखिएगा, सजीव चिंतन इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वो सीटेट में पूछे जाते हैं। आपसे यूपी टेट में भले ही ना ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन रीट और सीटेट में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। बताइएगा कि एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक होगी वह किस चीज़ से बचाती है। क्या वह लैंगिक समानता से बचाती है, या सामाजिक दायित्व से बचाती है, या लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, या लैंगिक संवेदनशीलता से बचाती है। किससे बचाती है। देखिएगा, जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी, जो अच्छी किताब होगी, वह आपको लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाएगी। यह किताब कभी नहीं बताएगी कि सिर्फ लड़के ही बुद्धिमान होते हैं, सिर्फ लड़कियां ही बुद्धिमान होती हैं। वह किताब यह कभी नहीं बताएगी आपको। वह किताब हमेशा यही कहेगी भैया दोनों बुद्धिमान होते हैं। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर की भी कहानियाँ होंगी, तो उसमें कहानियाँ कल्पना चावला की भी होंगी। तो वह लैंगिक पूर्वाग्रह से अच्छी पाठ्य पुस्तक सदैव बचाती है, यानी कि हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है। यदि आप नए हैं हमारी इस चैनल पर तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया कि भैया बताइए शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति अधिक श्रद्धा का भाव रखती हैं। यह सिगमंड फ्राइड से क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड से। बताइएगा, क्या इलेक्ट्रा या ओडिपस। बताइएगा, बाकी तो काट दीजिए, यहीं में चर्चा है इलेक्ट्रा और ओडिपस। देखिए, जब बच्ची की बात आए, जब आप कहेंगे ट्रिक को देखिएगा, जब बच्ची की बात आए, यहाँ पे ई देखा आपने, ई तो यहाँ पे भी है, कहेंगे भैया बच्ची है, यानी कि इलेक्ट्रा है, इलेक्ट्रा ग्रंथि है। इस ग्रंथि में होता क्या है, इसके कारण जो लड़कियां होती हैं अपने पिता के प्रति अधिक श्रद्धा भाव रखती हैं, जो लड़के होते हैं वो ओडिपस ग्रंथि के कारण अपनी माता के प्रति अधिक श्रद्धा भाव रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है। आइए देखते हैं, जो सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड काफ़ी महत्वपूर्ण है, जल्द ही इनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन
अंतिम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, ये डिजिटल शिक्षा का जो आपका जो है चैनल है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी भी कराई जाएगी, यूपी लेखपाल की भी तैयारी की क्लास है, यूपी स्पेशल की हम दे रहे हैं, और जो आपकी सुपर टेट होगी उसकी भी, यूपी टेट होगी, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम आपको पूर्ण रूप से तैयारी कराएंगे, बिल्कुल निःशुल्क क्लासें हम देंगे उसकी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चर्चा करते हैं कि पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी किस बात के प्रति कठोर रहते हैं? क्या वह समस्या के प्रति कठोर रहते हैं, या फिर जीवन शैली के प्रति कठोर रहते हैं, या संप्रत्यय के प्रति कठोर रहते हैं, या बस वास्तविकता के प्रति कठोर होते हैं? जब कहेंगे भैया पूर्वग्राही किशोर किशोरी की बात हो रही है, आप बताएंगे भैया कि वह समस्या के प्रति कठोर होंगे। यहाँ पे आप समस्या भरिएगा, किसके प्रति? तो कहेंगे समस्या के प्रति। ठीक है, किसके प्रति? तो कहेंगे भैया समस्या के प्रति कठोर होंगे। अगली जो हमारी क्लास आएगी इसके बाद वह अल्बर्ट बंडूरा के ऊपर क्लास होगी। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा के ऊपर क्लास होगी। वह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप सिद्धांतों को जरूर देखिए, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप जरूर बना लीजिए। इस बात की 100% बात है, इन जो हम क्लासेस आपसे दे रहे हैं इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, चाहे कहीं की भी शिक्षक भर्ती हो, क्वेश्चन इसी से आएंगे, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम आपको क्लास देते हैं। तभी क्लास देने में इतना अंतर रखते हैं कि हम बाकायदा अलग अलग किताबों से देखते हैं और खुद भी पढ़ा हुआ है, तो हर चीज़ का समझते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन से इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो डिजिटल शिक्षा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। चैनल जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको यह PDF भी प्राप्त हो जाएगी। जय हिंद।